बेसिकली ज्योतिष है क्या? अगर हम ज्योतिष की बात करें, ज्योतिष जो वर्ड है ना, ज्योतिष वर्ड बना है दो शब्दों से मिलकर। ज्योति प्लस ईश्वर, यानी कि ईश। जो ईश्वर के द्वारा दी गई ज्योति है वो ज्योतिष। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए आप इसको समझो, ये ज्योतिष विद्या है क्या? ये ज्योतिष विद्या है वो ज्योति जो ईश्वर के द्वारा प्रदान है। ज्योतिष को बोला जाता है दैवज्ञ, जो देवताओं के द्वारा दी गई विद्या के अनुसार उनकी आज्ञा का पालन करते हुए लोगों को उनकी कुंडली के प्रति बताने की या उनकी समस्याओं को हल करने में मदद करता है। यह है दैवज्ञ। दैवज्ञ को बोलते हैं ज्योतिष, या आज की डेट में हम लोग इसको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी। तो जो भी आप काम करने जा रहे हो ना, इसके अंदर देवताओं की आज्ञा है, हम अपने हिसाब से नहीं कर सकते। ये एक डिवाइन ब्लेसिंग है, ट्रू ब्लेसिंग। और अगर ज्योतिष को समझे तो ज्योतिष है क्या? ज्योतिष जितना भी है वो शिव जी और माता पार्वती जी का संवाद है। ये इनका संवाद है। जो माता पार्वती और शिव जी ने जब इन चीज़ों को डिस्कस किया तो उसके सूत्र रूप में ज्योतिष विद्या हुई, जिसको आगे डिफरेंट ऋषियों और मुनियों ने अपने शास्त्रों में, अपने ग्रंथों में इसको उतार कर बताया। अब ज्योतिष की पद्धतियां बहुत सारी, वो पद्धतियां कई तरीके की है, जिसको हम वैदिक ज्योतिष बोलते हैं, जिसको पराशरा ज्योतिष भी बोला जाता है, जिसको महर्षि भृगु ने बनाया। भृगु ऋषि ने लिखा, उन्होंने अपने शिष्य के साथ इस संवाद को पूरा किया, जिसको बोलते हैं, उनके शिष्य का नाम था मैत्रेय। और महर्षि भृगु नहीं, पराशर ऋषि ने, पराशर ऋषि और मैत्रेय ऋषि के संवाद के हिसाब से ये पराशर ज्योतिष का निर्माण हुआ, जिसको हम बोलते हैं ज्योतिष विद्या। महर्षि पराशर से मैत्रेय ने जब पूछा कि गुरुदेव हमें इस शिक्षा का ज्ञान दीजिए, तो वो जो संवाद है, वो संवाद ये पूरा ज्योतिष का डीकोड करके हमें हमारे सामने रखा। ये पूरा दो ऋषियों का संवाद, वो पूछ रहे हैं और वो बताते जा रहे हैं कि कौन क्या क्या कैसे 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 कैसे, ये सब चीजें। ऐसे ही भृगु नंदी नाड़ी आई, जिसको भृगु ऋषि ने बताया। ऐसे ही आपका कृष्णमूर्ति पद्धति आई, जिसको कृष्णमूर्ति पद्धति, जो कि नंबर्स बेस्ड गेम है, जो नंबर्स के बेसिस पे आगे आपको चीज़ें समझाने में आसानी होती है। फिर इसके बाद अष्टक वर्गा एक पद्धति है। फिर इसके अंदर और पद्धतियाँ हैं, जैसे अगर हम बात करें तो जैमिनी एस्ट्रोलॉजी है, जिसको जैमिनी ऋषि ने लिखा। तो ये बहुत सारी पद्धतियाँ हैं, जिस पद्धतियों के अंदर ज्योतिष के डिफरेंट स्वरूप लिखे गए, लेकिन सभी को जब हम पढ़ते हैं सभी का रिजल्ट सेम आता। आप जैमिनी से अगर किसी प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे सेम आएगा, कृष्णमूर्ति पद्धति से ढूंढेंगे सेम आएगा, वैदिक ज्योतिष से ढूंढेंगे सेम आएगा। ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15 जो भी पद्धतियां हैं, ये सब पद्धतियां अलग अलग तरीके से समझाई गई हैं, जिसका मूलभूत ये रिजल्ट सबका सेम, जैसे भी पढ़ोगे आएगा सेम, डिफरेंट कुछ नहीं। जैमिनी ज्योतिष ऋषि जैमिनी ने लिखी थी। अब ये ज्योतिष का अगर हम देखें तो ज्योतिष आया कब, ज्योतिष कब आया ये किसी को नहीं पता। लेकिन अगर ये भगवान शिव और माता पार्वती का संवाद है तो ये तो बहुत पहले से, युगों युगों से पहले। ये जो ज्योतिष है ना, ये ज्योतिष शास्त्र जो है, ये हमारे 4 युग हुए। चौथे युग में हम चल रहे हैं, त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग, कलयुग। इन सब युगों में ज्योतिष का प्रमाण है, ज्योतिष उस समय था। आज की डेट में कोई कह दे कि हम ज्योतिष को नहीं मानते, मत मान। तेरे मानने या ना मानने से ज्योतिष को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप भगवान श्री राम के समय पर देखें तो वहां पर भी जब भगवान श्री राम का जन्म होना था तो दशरथ जी ने ज्योतिष से पूछा था, तब उनको बोला गया कि आप ये वाला यज्ञ करो और इस यज्ञ से जो देव प्रकट होंगे उससे आपकी संतान की उत्पत्ति हो। ज्योतिष तब भी था। जब राजा दशरथ के समय पर रोहिणी नक्षत्र में शनि देव जा रहे थे, एंटर करने वाले थे, तो उनके जो ज्योतिष शास्त्री थे, कौन थे वहां पर सबसे बड़े ज्योतिष? महर्षि वशिष्ठ।
उन्होंने बोला कि राजन, जब रोहिणी नक्षत्र का भेदन शनि करेगा, यानी कि शनि जब रोहिणी नक्षत्र में जाएगा तो आपके राज्य में अकाल पड़ जाएगा। उस समय से ज्योतिष चलता रहा। तो राजा ने, दशरथ ने शनि पर चढ़ाई कर दी युद्ध करने के लिए कि आप यहाँ नहीं जाओ। वो एक अलग संवाद है, वो हम आगे आएंगे। ये सतयुग की बात हुई। जब भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए, तब जब भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए थे उस समय भी आकाशवाणी हुई थी उससे पहले कि कंस देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा। ज्योतिष उस समय भी था। फिर जब भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए तो कहाँ गए? नंद बाबा के घर। जब नंद बाबा के घर वो पैदा हुए तो नंद बाबा ने जब उनका नामकरण संस्कार करवाना था तो वो गर्ग ऋषि के पास गए। तो जब गर्ग ऋषि थे उस समय के महान ज्योतिष आचार्य थे, जिनका आज भी शास्त्रों में वर्णन। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की कुंडली देखकर उनका नामकरण संस्कार और उनको आगे आगे चीजों को बताया। ये कौन है, कैसे हैं, इनका नाम रखा जाएगा, किस नक्षत्र में पैदा हुआ है, क्या चीजें। तो ये हर युग के अंदर ज्योतिष था, है और रहेगा। आज हम कहें कि हम ज्योतिष को नहीं मानते, वो ना मानने के कई अन्य कारण, हमें उसमें नहीं जाना। लेकिन ज्योतिष तब से है जब से सूर्य है। जब भगवान राम का अवतरण नहीं हुआ था तब भी सूर्य थे, चंद्रमा तब भी थे। बाकी ग्रह नहीं देखे तो सूर्य और चंद्रमा सबने देखे, तब भी थे। जब कृष्ण का जन्म हुआ तब भी थे और आज भी। तो ज्योतिष का उद्गम्य जो हुआ है बहुत 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 पुराना। हर युग के अंदर ज्योतिष का बहुत महत्वपूर्ण योगदान। अब आज की डेट में ज्योतिष को पढ़ना कैसे है, ज्योतिष क्या कहता है, हम उसको आज की डेट में अपने इस सिलेबस में पढ़ेंगे जो हमें अपने गुरुओं से ज्ञान मिला। ठीक है। अब ज्योतिष ये कहता है कि आपको सबसे पहले ये कुंडली दी जाती है। ज्योतिष के नाम पर आज जो हम समझते हैं वो समझते हैं ये कुंडली, बस। अब इससे पीछे कौन है, क्या है, किसी को पता है, किसी को नहीं पता। लेकिन ज्योतिष एक ऐसी चीज है जिसको आज हर घर में होना चाहिए, एक ट्रू नॉलेज के साथ, एक लॉजिकल स्टडी के साथ होना चाहिए। एटलीस्ट हर घर में एक अगर एस्ट्रोलॉजर है, हर घर में एक ज्योतिष विद्या से ज्ञान किया हुआ व्यक्ति है, तो अपने अपने परिवार की आने वाली चीजों को समझ सकता है। कष्ट है तो क्यों है, सुख है तो क्यों। अब ज्योतिष है क्या? हमारा जो सोलर सिस्टम है, वो जो धरती है पृथ्वी, वो 360 डिग्री पे घूमती है। जब गोल चक्कर लगता है तो 360 डिग्री है, कंप्लीट होता है। इस 360 डिग्री को 12 भागों में डिवाइड किया। वो 12 भाग ये घर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो हर घर को एक जगह मिलेगी। कितनी जगह मिली अगर 360 को 12 से डिवाइड करें? लगभग 30 डिग्री। तो ये जो एक घर मिला, ये स्पैन कह सकते हैं 30 डिग्री का एक स्पैन मिल गया। अब यहां पर 30 डिग्री के अंदर हर ग्रह अपना चक्कर लगा और अपनी राशि परिवर्तन करता है। तो जब 360 डिग्री पे 12 डिवाइड किए गए तो ये कुंडली बनी। यहां तक क्लियर? अब कुंडली है क्या? ये वो कुंडली है जिसमें आपको क्या चाहिए? डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस। जब ये 3 चीजें आप किसी भी सॉफ्टवेयर में डालते हो तो आपको एक ऐसा खाका तैयार होकर मिल जाता है। इस कुंडली के अंदर ऐसे ही 12 घर होंगे, कुछ ग्रह लिखे होंगे और कुछ नंबर लिखे होंगे। वो आपका सारा लेखा जोखा। लेकिन कुंडली है क्या? इस कुंडली के अंदर 3 इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं। कुंडली है आपके कर्म, हम क्या भोग रहे हैं, हम क्यों भोग रहे हैं, हम कैसे भोग रहे हैं, वो सब ये क्या है कर्म। पहला है प्रारब्ध कर्म। अगर इसको आपने समझ लिया तो कुंडली का मोटा फंडा समझ जाओगे, वरना वो कुंडली के चक्कर में, इधर उधर उपाय के चक्कर में हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। पहला आएगा आपका संचित कर्म, दूसरा आएगा आपके प्रारब्ध कर्म,
तीसरा आएगा आपके क्रियायमान कर्म। अब अगर इसको समझ गए तो आपको इस कुंडली का ये क्यों मिली है, आपको कैसे मिली है, किस लिए मिली है, वो समझ लो। ये जो संचित कर्म है ना, ये संचित कर्म आपके जन्मों के जन्मों के जन्मों के चलते हुए कर्म, हर जन्म में आप कुछ ना कुछ कर्म इकट्ठे कर कर ला रहे हो। हर जन्म में आपके कुछ ना कुछ कर्म इकट्ठे हो रहे, वो है संचित कर्म। और जब आपका जन्म होता है डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस से, तो इस संचित कर्म से जो थोड़े से कर्म इस जन्म में आपको मिल रहे हैं इस डेट ऑफ बर्थ टाइम की वजह से, वो है प्रारब्ध कर्म। अब इसको समझो, अभी इसको लिखने की जरूरत नहीं, इसको समझने की जरूरत। संचित कर्म ऐसे हैं, एक व्यक्ति एक जन्म लिए जा रहा है, एक बार जन्म लिया, एक आयु हुई, फिर जन्म लिएगा, उसके कुछ ना कुछ कर्म इकट्ठे होते जाते हैं, अच्छे बुरे कुछ भी। और जब भी वो पैदा होता है ना, नेक्स्ट जन्म लेता है। जैसे मान लो आपने जन्म लिया 1979 में, उस समय पर आपके इस संचित कर्म की जो गठड़ी आप यहाँ लेकर चल रहे हो, एक बैग लेकर चल रहे हो कर्मों का, उसमें से कुछ हिस्सा कर्म का, इतना सा, इतने में से इतना हिस्सा वो इस जन्म में मिला आपको भोगने के लिए। वो जो भोगने के लिए मिला वो ये कुंडली बनेगी, वो है प्रारब्ध। प्रारब्ध मीन्स योर डेस्टिनी, आप क्या भोगने आए हो, दिस इज योर डेस्टिनी। ये डेस्टिनी चार्ट है आपका। संचित कर्मों में से भाई गुडाउन है आपके कर्मों का, चलता आ रहा जन्मों तक। जब आप दोबारा जन्म ले रहे हो तो उसमें जो जन्म तारीख पे, समय पर, स्थान पे जन्म ले रहे हो, उस समय जो नक्षत्रों की गणना होगी उसके कर्मों के हिसाब से आपको यहाँ पर डेस्टिनी मिल रही है भोगने के लिए। आप यहाँ पर वो भोगने के लिए आ रहे हो, तो ये क्या हुआ, आपके कर्म हो गए, प्रारब्ध कर्म, जो आपको भोगने ही भोगने हैं, जिसका परिणाम आपको मिलेगा ही मिलेगा, एट एनी कॉस्ट आपको मिलेगा। तीसरी चीज क्रियायमान कर्म। क्रियायमान कर्म मतलब अभी के कर्म, जो आप अभी कर रहे हो। ये तो डेस्टिनी में आ गई, जो लिखवा कर लाए हो, भाई यहाँ पर लिखवा के लाए हो, इतना पैसा मिलेगा, ऐसा भोजन मिलेगा, ऐसा परिवार मिलेगा, ऐसे संस्कार मिलेंगे, ऐसे कर्म करोगे, नौकरी करोगे, बिजनेस करोगे, इतना कमाओगे, ऐसे नहीं कमाओगे, पति का सुख, पिता का सुख, संतान का सुख, वो सब इसके अंदर लिखा हो। ये तो हो गए डेस्टिनी में। लेकिन अभी के जो क्रियायमान कर्म है, वो कर्म आपको ये कहते हैं, जो आप अभी कर्म कर रहे हो, उस कर्मों से आप अपनी डेस्टिनी को नई दिशा दे सकते हो। दोबारा सुनना, क्रियायमान कर्मों से आप अपनी डेस्टिनी यानी कि प्रारब्ध कर्मों को एक नई दिशा दे सकते हो। बदल नहीं सकते, भाग्य बदला नहीं जा सकता। कोई व्यक्ति आता है, वो कहता है जी मैं बहुत परेशान हूँ, बचपन से लेके अब तक, जब से पैदा हुआ नुकसान ही हो रहा है, मार पड़ रही है, पैसा नहीं कमा रहा, जहाँ डालता हूँ वो नुकसान। ऐसा व्यक्ति मिलता ना, प्रारब्ध कर्म, डेस्टिनी है, भोगने को मिलेंगे। अब हम कहते हैं जी तो डेस्टिनी है, तो कहेगा जी जब डेस्टिनी है तो फिर करना क्या है, उपाय तो कुछ नहीं है। इसलिए कहा जाता है ज्योतिष में उपाय नहीं, कर्मों का खेल है। अब यहाँ पर अगर व्यक्ति इतना तकलीफ में है, तो आज के क्रियायमान कर्मों के द्वारा, अभी के कर्मों के द्वारा वो अपने प्रारब्ध को एक नई दिशा दे सकता है। कैसे? एग्जाम्पल है, दो व्यक्ति हैं, एक आप और एक आप, पर्सन ए पर्सन बी, दोनों किसी ज्योतिषी के पास गए और उनसे पूछा कि बताइए क्या। उन्होंने कहा जी आपकी ना गाड़ी ठुकने के योग है, एक्सीडेंट के योग है, पर्सन ए को भी पर्सन बी को। तो पर्सन बी बोला जी कोई उपाय बता दो। उन्होंने कहा जी उपाय क्या होता है, तो डेस्टिनी है, कोई हमारे जैसा था कमला, उसने कह दिया जी डेस्टिनी है तो होगा ही होगा, ठीक है जी। तो वो व्यक्ति चला गया। नेक्स्ट डे आपने गाड़ी निकाली, पीछे से एक गाड़ी आई और ठुक गई, इन्होंने गाड़ी निकाली, पीछे से गाड़ी आई और ठुक गई। दोनों की डेस्टिनी में था, दोनों की ठुक गई। अब बात आती है क्रियायमान कर्म की। पर्सन ए ने गाड़ी ठुकते ही बाहर निकला, क्या किया, डंडा निकाला और उसके साथ लड़ाई कर। परिणाम क्या हुआ, दोनों फैमिलीज थाने में बैठी हुई सुबह से शाम तक, परिणाम नेगेटिव। दूसरा पर्सन बी, उसने क्या किया, बाहर निकला, उसने जाते कहा जी गलती मेरी है, जो नुकसान हुआ मैं दूंगा।
सामने वाले ने देखा भाई बंदा पहले ही सरेंडर कर रहा है, भाई साहब गलती मेरी, नुकसान मैं दूंगा, आपने कहा नहीं मैं दूंगा, बात क्या हुई, दोनों आधा आधा देते। निष्कर्ष क्या निकलता है, दिस इज योर फ्री विल। फ्री विल यानी कि आपकी इस डेस्टिनी में जो आप उसका एक्शन का रिएक्शन दे रहे हो वो डिसाइड करती है कि आपको परिणाम कैसे मिलेंगे। अब यहां पे उपाय की जरूरत पड़ी या नहीं पड़ी? गाड़ी दोनों की ठुकी, एक ने लड़ाई करी जिसकी वजह से दोनों थाने में, और एक ने हाथ जोड़ दिए, तो दोनों के डेस्टिनी तो दोनों की सेम थी, लेकिन दोनों के कर्म अलग अलग थे, क्रियामान कर्म अलग अलग थे, जिसकी वजह से दोनों को फल अलग अलग मिलेंगे। दिस इज योर क्रियामान कर्मा। हाँ जी, अभी हम उस चीज को देश काल पात्र को नहीं ले रहे, अभी हम सिर्फ इन 3 चीजों पे बात कर रहे हैं। जो आप कह रहे हो उस पर बाद में आएंगे डेफिनेटली। अभी आप इसको समझो कि ये कर्मों में से कुछ मिल गया जो आपको भोगना है। हाँ जी, कर्मों का ही खेल है, जो कुछ मिल गया। अब यहां लिख दिया कि भाई आपको प्रॉपर्टी से नुकसान है, यहां लिख दिया, लेकिन ये कर्म कहते हैं कि इस कर्मों में से आप इस नुकसान को भी बदल सकते हो, नई दिशा दे सकते हो। कैसे? डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी का काम कर लो, है तो हम अभी भी डिस्प्यूट में, लेकिन आज डिस्प्यूटेड का काम कर। तो ये जो क्रियामान कर्म है इसके अंदर ताकत है आपकी कुंडली की दिशा डायरेक्शन, सॉरी दशा नहीं कहूंगा, दिशा कहूंगा, डायरेक्शन को बदलने, जहां से आप एक अच्छे कर्मों का निर्माण कर सकते हो। जैसे आज की डेट में कलयुग में क्या कहा जाता है, कलयुग केवल नाम आधारा, नाम जप करने से ही आपकी कुंडली के प्रारब्ध कर्मों का काट हो सकती है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ अपने कर्मों को कहाँ जोड़ दिया, आपने जोड़ दिया ईश्वर के साथ, जहां आप सिर्फ नाम जप कर, जो परिणाम आ रहा ईश्वर के अधीन करे जा रहे हो। तो ईश्वर के अधीन कर रहे हो, तो इस कुंडली के रखने की ताकत किसमें है? उसमें है, ज्योतिषी में नहीं है। ज्योतिषी में नहीं है, ज्योतिषी में कुंडली का का पढ़ने की भी हिम्मत नहीं है। अगर उसकी हिम्मत नहीं होती, उसकी आज्ञा नहीं होती, तो दैवज्ञ क्यों बोला गया समझना, ज्योतिषी को दैवज्ञ बोला जाता है। इसीलिए बोल रहा हूं कि इसके अंदर हमारे उपाय देने की ताकत नहीं है, ताकत देने की है ऊपर वाले की। जब यहाँ क्रियामान कर्मों से हम अपनी कुंडली को जोड़ते हैं तो हमें उस चीज का रास्ता साफ दिखता है। यहाँ कुंडलियों में हम दौड़े दौड़े फिरते हैं, पंडित जी प्रॉपर्टी कब मिलेगी, शादी कब होगी, पेमेंट कब आएगी, गाड़ी कब मिलेगी, वो सब जो चीज़ें हैं ना वो आज की मेटेरियलिस्टिक चीज़ें। लेकिन अगर इसका कोर समझो तो ये कोर इन 3 शब्दों के अंदर लिखा होगा और कुछ नहीं। आपकी कुंडली के प्रारब्ध कर्म जो आप आज लेकर आए हो उसको बदलने की हिम्मत सिर्फ इसमें, सिर्फ आपके आज के क्रियामान कर्मों की वजह से। मैं ये क्यों भोग रहा हूं वो तो मिल गया, लेकिन उसको बदलने की शक्ति, उसको एक नई डायरेक्शन देने की शक्ति क्रियामान कर्म। दिस इज योर फ्री विल, दिस इज योर डेस्टिनी। तो जो कुंडली काम करती है वो 2 चीजों पे करती है, वन इज डेस्टिनी, सेकंड इज योर फ्री विल। ये 2 चीजें जो है आपकी कुंडली की, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आप इसको जब अपने अंतःकरण में इसको उतार लोगे, समझ लोगे कि ये चीज है क्या, तब हम इस कुंडली को कुछ पढ़ पाएंगे। या हम सिर्फ कुंडली को ऐसे ही पढ़ पाएंगे कि फर्स्ट लॉर्ड इन सेकंड ये व्यक्ति पैसे वाला होगा, सेकंड लॉर्ड इन फोर्थ पैसा प्रॉपर्टी से आएगा, फोर्थ लॉर्ड इन 10th ये बंदा घर से काम कर सकता है। तो हम इन चीजों में उलझते रहेंगे। ज्योतिष का उद्गम में क्यों हुआ? वो हुआ था मुहूर्त के लिए। उस टाइम पर सिर्फ मुहूर्त देखे जाते थे। उपनयन संस्कार कब किया जाएगा, कब बच्चे की शिक्षा की जाएगी, कब बच्चे का मुंडन संस्कार होगा, कब बच्चे का कर्ण वेदन संस्कार होगा, कब उसके और जो 16 संस्कार लिखे हुए वो होंगे, कब व्यक्ति की जिंदगी में विवाह होगा, कब गर्भ धारण संस्कारों की विधि होगी, कब नए बच्चे के प्रति नई नई चीज़ों के संस्कार जो हमारे शास्त्रों में लिखे हुए वो किए। मुहूर्त इन चीज़ों के लिए, और ज्योतिष इन्हीं के लिए बना था। आज ज्योतिष को जोड़ दिया गया कि कब कैसे कहाँ क्यों हर चीज़ है। ठीक है, आज मॉडर्न इरा है, सब चीज़ें हैं, तो इस 12 घरों के अंदर आपके हर सवाल का जवाब, हर सवाल का जवाब। ये 12 घर हैं,
इन्हीं 12 घरों से जुड़ी हुई आपको प्रॉब्लम है, इन्हीं 12 घरों के अंदर आपका सुख है, इन्हीं 12 घरों के अंदर आपका लाभ है, इन्हीं 12 घरों के अंदर आपका लॉस है। इसके बाहर कुछ नहीं है। इसी में आपका दुश्मन है, इसी में आपका मित्र है, इसी में आपकी माता है, इसी में आपके पिता। ये ब्रह्मांड ने जो कुंडली बना के दी है ना, ये कुंडली एक चलता फिरता यूनिवर्स है। आपको इस कुंडली को हल्के में नहीं लेना, कभी भी नहीं लेना। अब कुछ लोग इसको बोलते हैं पत्रिका, कुछ लोग बोलते हैं इसको कुंडली, कुछ लोग इसको बोलते हैं हॉरोस्कोप, कुछ लोग इसको बोलेंगे चार्ट, कुंडली चार्ट, कुछ लोग बोलेंगे इसको राशि चार्ट, कुछ लोग बोलेंगे इसको D1 चार्ट, कुछ लोग इसको बोलेंगे जन्म कुंडली। ये सब नाम इसके हैं। ये बनेगी कैसे? ये बनेगी डेट ऑफ बर्थ से, ये बनेगी टाइम से, और ये बनेगी प्लेस। मैनुअल भी बनता है, मैनुअल बहुत बड़ी श्रृंखला है, मैनुअल में हम नहीं जाएंगे। सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं, एस्ट्रोसेज के नाम से सॉफ्टवेयर है जो मोबाइल पे आप यूज़ करते हैं, लैपटॉप पे आप यूज़ करना चाहो जगन्नाथ होरा सॉफ्टवेयर, फ्री सॉफ्टवेयर है, उसको आप यूज़ करेंगे, उसके अंदर आपको बहुत प्रिसाइज कुंडली बन के आए। अब ये कुंडली बन गई, किसी का भी जन्म, समय, तिथि और स्थान ये डालने से कुंडली। अब ये कुंडली बन गई, इस कुंडली का जो आधार है वो आधार क्या है? अब हम शुरू करते हैं इसकी आगे की भूमिका। हम जो इसको बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे D1 चार्ट या बोलेंगे राशि चार्ट या फिर सिंपल कुंडली। ठीक है जी, हम ये वर्ड यूज करेंगे एंटायर जब तक हमें वैदिक ज्योतिष को पढ़ेंगे। अब यहां पर ये कहा जाता है, ये जो 12 घर हैं यहां से शुरू होते हैं। ये पहला घर है, ये 12 घर हैं। ये 12 घर हैं क्या? 12 जो घर हैं, हर घर का एक डोमेन है, हर घर का एक डिपार्टमेंट है। ये समझिए, मान लो ये एक बिल्डिंग है, जो बाहर ये जो आउटलाइन है ये एक बिल्डिंग, इस बिल्डिंग के अंदर ये 12 डिपार्टमेंट बने हुए, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, और क्या होता है भाई, चेक इन वाला डिपार्टमेंट, जो भी डिपार्टमेंट होता है, ये सारे 12 डिपार्टमेंट है। तो इनका एक एक काम है हर डिपार्टमेंट का, और ये फिक्स है, ये कभी नहीं बदलेंगे, कभी नहीं घूमेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, ये फिक्स रहेंगे। किसी की भी पत्रिका हो, हर पत्रिका में ये 12 घर जो हैं ये फिक्स है। अब हम जो स्टडी करेंगे वो सबसे पहले स्टडी करेंगे स्टडी ऑफ हाउसेस। इनको बोला जाता है भाव, घर, हाउसेस। ये फर्स्ट हाउस, ये सेकंड हाउस, ये थर्ड हाउस, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, 9, 10, 11, 12, यानी कि इसको पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, छठा भाव, सातवां भाव, आठवां भाव, नौवां भाव, 10वां, 11वां और 12वां। अब इनको आप बोलोगे या तो भाव या घर या हाउसेस। क्लियर है? यहां तक कोई प्रश्न, कोई डाउट? सब क्लियर है? ये बेसिक है, बिल्कुल अभी बिल्कुल रॉ बेसिक। इसके ऊपर ग्रिप बना लोगे तो चीजें अपने आप समझ में। कुंडली पढ़ने का जो तरीका है, दैट इज अ टोटल कैलकुलेशन ऑफ प्लैनेट्स, कैलकुलेशन ऑफ हाउसेस विद द ब्लेंड ऑफ राशिस। इन 3 चीजों को हमें मिला के करनी है। क्या क्या है? सबसे पहला हाउस, दूसरा आएगा प्लैनेट्स, तीसरी आएगी राशि। ये 3 चीजें हैं। इन 3 चीजों को मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस करने से हम एक प्रेडिक्शन देंगे। वो कैसे होगा वो हम आगे आगे अपने चैप्टर्स में पढ़ते जाएंगे। अब हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ने हैं हाउसेस। घर कितने हैं? हाँ जी, 12। टोटल हाउसेस होते हैं 12। फर्स्ट हाउस इसकी हम बात करते हैं।
ये वाला जो होता है, दिस वन, ये है आपका सेल्फ का हाउस। अब हाउसेस शुरू कर रहे हैं तो इसको बड़े ध्यान से समझना और नोट करते जाना चीजों को। यहां आपको ये चीजें नोट करनी जरूरी है। कुंडली का पहला भाव, किसी भी कुंडली का, कोई भी कुंडली हो, व्यक्ति 1 महीने का बच्चा, 1 दिन का बच्चा, 1 साल का व्यक्ति, 10 साल का व्यक्ति, 15 साल का व्यक्ति, 80 साल का व्यक्ति, उस पहला भाव ये, पहला भाव जो हम टेक्स्ट नॉलेज में बोलते हैं, इसको बोलते हैं तनु भाव। तनु भाव, तनु मीन्स तन, शरीर का भाव, इसको बोला जाता है तनु भाव। यानी कि आपका तन कैसा है, आपका शरीर कैसा है, वो यहां से देखेंगे। यहां से जो चीजें देखते हैं फर्स्ट हाउस से, हम उसको देखते हैं व्यक्ति के व्यक्तित्व को, उसका व्यक्तित्व कैसा है, बिहेवियर कैसा है, फिजिकल बॉडी कैसी है, वो हम सब यहां से देखते हैं। फिजिकल बॉडी, उसका बिहेवियर, दिखना कैसा है, उसकी ओवरऑल हेल्थ कैसी है, वो हम यहां से देखेंगे फर्स्ट हाउस। व्यक्ति स्वयं कैसा है, अब हम कहें जी सोनू शर्मा जी कैसे हैं, उनकी कुंडली से हम यहां से देखें। ये घर बताएगा कि ये व्यक्ति कैसा है। हालांकि इसको जज करने के लिए प्लैनेट्स और राशि की भी जरूरत पड़ेगी, बट अभी हम सिर्फ डोमेन को पढ़ रहे हैं। ये डिपार्टमेंट किस चीज का है, ये डिपार्टमेंट आपका है सेल्फ का, आपके अपने आप का, आपके स्वास्थ्य का, आपके शरीर का, आपकी पर्सनैलिटी का, आपकी ओवरऑल हेल्थ का। इसके अंदर जो आपके शरीर का अंग आता है, वो शरीर का अंग आता है सिर का हिस्सा, टॉप पर है ना, ये यहां से ये चीज देखिए, ये आता। अब जब व्यक्ति पैदा होता है तो सबसे पहले जब वो पैदा होता है, पैदा होने पर उसको एक कुंडली मिलती है, वो यहां पहले घर में पैदा होता है। पैदा होने के पीछे बहुत सारे लॉजिक्स हैं। जब सूर्य और चंद्रमा की गणना से एक तिथि का निर्माण होता है, वो जितने डिग्रीज पे होते हैं वो एक तिथि का निर्माण करते हैं, उस तिथि पे व्यक्ति पैदा होता है और वो यहां से देखा जाए, ये उसका पहला भाव। जब व्यक्ति ने जन्म लिया, जब वो यहाँ इस धरती पर अवतरण हुआ, जब उसकी प्लेसेंटिया कॉर्ड कटी, वो यहाँ पे आया, तो हम यहाँ से देखेंगे। कब देखेंगे, जब उसकी प्लेसेंटिया कॉर्ड कटती है, जब नाड़ कटती है ना, जब हाथ में आ जाता है बच्चा, तब उसकी कुंडली देखेंगे, यहाँ से देखेंगे फर्स्ट हाउस। अब फर्स्ट हाउस के अंदर हम क्या देखेंगे कि ये व्यक्ति कौन है, दिखने में कैसा है, लंबा है, चौड़ा है, मोटा है, नाटा है, पतला है, कैसा है, वो यहाँ से। ओवरऑल इसकी हेल्थ कैसी रहेगी, वो हेल्थ यहाँ से। इसकी पर्सनैलिटी कैसी रहेगी, हम यहाँ से। ये चीज बताती है उस व्यक्ति के ओवरऑल फिजिकल बॉडी के अपीयरेंस को। तनु भाव, तन है ना हमारा तन कैसा है, शरीर कैसा है। अब जब बच्चा पैदा हो गया, जन्म ले लिया, शरीर रूप में जन्म ले लिया, तो ये तनु भाव मिल गया। अब उसको जीने के लिए क्या चाहिए, उसको जीने के लिए चाहिए रिसोर्सेस। रिसोर्सेस क्या है, रिसोर्सेज आते हैं सेकंड हाउस से, ये है रिसोर्सेज भाव। इस घर से देखते हैं हम रिसोर्सेज, सारे रिसोर्सेज। पैदा होने के बाद बच्चे को चाहिए क्या जीने के लिए, जब बच्चा पैदा होता है उसको क्या चाहिए जीने के लिए, भोजन चाहिए, भोजन हम यहां से देखते हैं। ये व्यक्ति ये आ गया व्यक्ति। व्यक्ति बोलो, जातक बोलो, नेटिव बोलो, जिस व्यक्ति की कुंडली है वो, उसको जातक बोलते हैं या उसको हम बोलते हैं नेटिव, जिसका ये चार्ट है। अब यहां से वो पैदा हो गया, अब उसको पैदा होने के बाद जीने के लिए क्या चाहिए, भोजन चाहिए। भोजन, कैसा भोजन मिलेगा, कैसा भोजन खाएगा, वो हम ये देखते हैं सेकंड हाउस से। सेकंड हाउस है हमारे रिसोर्सेज का। और जैसा वो भोजन खाएगा, जैसा क्या कहते हैं अन्न, वैसा मन। यहां पर एक चीज और ऐड करूंगा, रिसोर्सेज में पैसा आता, क्या बोलते हैं उसको, धन। इसलिए इसको बोला जाता है धन भाव। सेकंड हाउस को बोला जाता है धन भाव। व्यक्ति के पास धन कैसा रहेगा, कौन सा धन, इसमें धन आएगा जुड़ा हुआ धन, एक्यूमुलेटेड वेल्थ, आपकी बैंक बैलेंस, आपके एसेट्स, आपकी गोल्ड ज्वेलरी, आपके जो भी एकत्रित की हुई चीज है, वो सब हम यहां से देखें दूसरे घर से।
अब व्यक्ति पैदा हुआ, उसको जीने के लिए क्या चाहिए? भोजन। भोजन कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा। ये कारण है उसके भोजन का, यहाँ से उसको भोजन चाहिए, यहाँ से उसका धन पता लगता है। अब ये व्यक्ति हो गया, और ये घर जो है ये उसके कुटुंब का भी है, यहाँ से उसको कुटुंब के बारे में पता लगता है कि उसका कुटुंब कैसा होगा, यहाँ से उसकी संस्कारों का पता लगता है, अपब्रिंगिंग का, उसके संस्कार कैसे रहे होंगे। जब आप किसी का चार्ट देखोगे और कोई व्यक्ति आपसे पूछ के आया और कहे जी मुझे ये बताओ कि मेरा बचपन कैसा रहेगा, वो बचपन देखने के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, उसके दादा परदादा से पूछने की जरूरत नहीं है, आपको ये सेकंड हाउस में देखना, यहां से पता लगता। ये दूसरा घर, ये आपके ओवरऑल रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज मतलब हर तरह का वो रिसोर्स जो व्यक्ति को आज जीने के लिए चाहिए। आज मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में सबसे पहले क्या चाहिए? व्यक्ति को पैसा चाहिए, धन, यहाँ से आए। आपका जुड़ा हुआ धन यहाँ से देखिए, भोजन आपका यहाँ से देखिए, आपकी ज्वेलरी जितनी भी है, एसेट्स जितने भी हैं, सब यहाँ से देखिए, आपका एंटायर जॉइंट फैमिली जिसको बोलते हैं वो हम यहाँ से देखिए। अब ये जो दूसरा घर है ना, ये वाला घर, ये और बहुत सारी चीजों को लेकर बताता है। जैसे हमने संस्कारों को देखा, हमने अपने पैसे को देखा, और अगर हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे तो इसमें हमारे रिलेशनशिप भी आएंगे, हमारे रिलेशनशिप जितने भी होंगे। अब यहाँ पे हमारा कुटुंब आ गया तो इसमें दादा दादी सब यहाँ से हम देखेंगे, आपका पूरा परिवार आ गया। अब बच्चा पैदा हो गया, उसको रिसोर्सेज में मिल गए, भाई खाना खा लिया, बड़ा भी हो गया, बड़ा हो गया तो अब आगे क्या चाहिए? क्या करेगा? आप पैसा तो मिल गया, अब मेहनत करेगा, उसकी मेहनत कहाँ है? तीसरा घर, इसको बोलते हैं पराक्रम भाव, द हाउस ऑफ करेज। वो हम यहां से देखते हैं, व्यक्ति की मेहनत कैसी। अब ये घर बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप इसको समझो। तीसरे घर से व्यक्ति की हिम्मत का पता लगता है। यहां पर लिखना है, दूसरे घर में मैं बोलता रुक गया था, इसमें जो बॉडी पार्ट आता है वो हमारा ये वाला आता है, गले का हिस्सा, नाक के नीचे से लेके गले का हिस्सा इसमें आता है। तीसरा घर आ गया आपका पराक्रम भाव। पराक्रम भाव किस चीज का? आपकी हिम्मत, आपकी करेज, आपकी विल पावर। यहां से देखा जाता है व्यक्ति के छोटे भाई बहनों को। ये घर है व्यक्ति के छोटे भाई बहन का, कैसे होंगे, कितने होंगे। ये घर आता है छोटी ट्रैवलिंग का, शॉर्ट ट्रैवल्स का, छोटी मोटी यात्राओं का। ये घर आता है टूरिंग ट्रैवलिंग का, टूर्स जो छोटे छोटे हम यात्राएं करते हैं, घूमने फिरने का प्लान करते हैं, यहाँ से। ये घर है आपकी अट्रैक्शन का, आप किसके प्रति अट्रैक्ट रहोगे जिंदगी में। आपको किताबों के प्रति अट्रैक्शन है, आपको खेल के प्रति अट्रैक्शन है, आपको भोजन के प्रति अट्रैक्शन है, आपको दूसरे लोगों के प्रति अट्रैक्शन है, वो आप यहाँ से देखिए, तीसरे घर से। इस घर से आपकी अट्रैक्शन के बारे में पता लगता है, आकर्षण जिसको बोलते हैं। तीसरा घर जो आता है ना, वो आपका बॉडी पार्ट शोल्डर से लेके हैंड तक का एरिया आता है, ये वाला एरिया, ये आपके इस चीज को बताता है, शोल्डर से हैंड का एरिया। ये घर आपकी कम्युनिकेशन को बताता है, आपकी कम्युनिकेशन कैसी रही, आपका नेटवर्किंग सिस्टम कैसा रहे, आपके डॉक्यूमेंट्स को, जितना भी आपका पेपर वर्क है, जितना भी पेपर वर्क आप कहते हो, वीज़ा है, लाइसेंसिंग है, कमीशनिंग है, राशन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार कार्ड है, ये सब हम यहाँ से देखते हैं। ये तीसरे घर से आप। अब व्यक्ति आपके पास आता है, पूछता है जी मेरा लाइसेंस नहीं बन रहा, आते होंगे ना, कहाँ से देखोगे? अब इस कुंडली के बाहर तो कुछ भी नहीं, सब इसी में से देखना। आप इस घर पे देखोगे, इस घर में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है और कैसे चल रहा है, वो आपको नजर आएगा। तीसरा घर। तीसरे घर के बाद ये आता है चौथा घर। चौथा घर किस चीज का? चौथा घर है आपका सुख भाव। आपको सुख कहां से मिलेगा? आपका सुख कहां रखा है? सुख रखा है चौथे घर। अब मेहनत करेगा तो मेहनत के बाद सुख भी तो चाहिए ना भाई। मेहनत करने के बाद फिर मार पड़ जाए तो बंदा क्या करे?
समझो, सुख भाव। ये घर आता है माता का। इस व्यक्ति की माता चौथे घर से देखी जाएगी। दिस इज द हाउस ऑफ मदर। इस घर से आपको डोमेस्टिक पीस देखा जाता है, आपकी मन की शांति। ये घर आपका मन है, मना जिसको बोलते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड, यहां से देखा जाता है। आपको मन की शांति कहाँ मिलेगी? कुछ लोग होते हैं ना, पंडित जी शांति नहीं मिलती मन की, कहाँ मिलेगी? भाई इसका मालिक यहाँ बैठा हुआ, भाई विदेश जाके मिलेगी, यहाँ नहीं मिलेगी। मन की शांति ये बताता है आपका अभी का नेटिव प्लेस, आप अभी कहाँ रह रहे हो। ये घर है आपका कुटुंब, ये घर आपका अभी की फैमिली, आप कहाँ रह रहे हो, आपका अभी का निवास स्थान। आप पैदा हुए राजस्थान में, अभी आप रह रहे हो पानीपत में। ये बताएगा अभी का हाल क्या है। ये बताएगा आपको आपकी लग्जरी कंफर्ट कैसा रहेगा लाइफ, आपकी लाइफ का लग्जरी कंफर्ट, गाड़ी बंगला, ये सब ये बताएगा। यहां से आप देखोगे कि ये घर आपको कितना लग्जरी चीजें देने में सक्षम है, या आपके कर्म कैसे हैं जिसकी वजह से आप इस घर के कितने फल भोगोगे। अगर उस पैटर्न से हम समझे तो ये बेटर लैंग्वेज, यहाँ पे वो चीजें आती। अगर यहाँ से आप उस व्यक्ति का स्वभाव देख रहे हैं जो व्यक्ति की कुंडली है, तो यहां से आप किसका स्वभाव देख सकते हैं? अपने छोटे भाई बहन का। और तो यहां से मदर का देख सकते हैं कि हमारी मदर का स्वभाव कैसा है, मदर की हेल्थ कैसी है। तो एक कुंडली से आप अपने समस्त रिश्तेदारों का भी, चौथा घर हो गया। चौथा घर के बाद आता है पांचवा घर। पांचवा घर जो है ये घर है आपकी बुद्धि का। दिस इज द हाउस ऑफ योर इंटेलेक्ट। आपकी बुद्धि कैसी है। ये घर आपको आपके पूर्व पुण्य कर्मों के बारे में बताता है। यहां से आपके पूर्व पुण्य कर्म देखे जाते हैं। ये घर आता है संतान का। इस व्यक्ति की संतान, पांचवा घर। यहां पर एक वर्ड आता है धी। बुद्धि में धी लगता है ना, ये वो धी है जो आप गायत्री मंत्र में पढ़ते हो, ये वो धी है। यहां से आपकी बुद्धि की शुद्धि देखी जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट घर है ये। अगर ये आपके पूर्व पुण्य कर्म है, आप कौन से कर्म करके आ रहे हो, उसका फल आपके सामने संतान के रूप में मिलेगा। आपकी संतान आपके पूर्व पुण्य कर्मों का आईना है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि आज मेरी संतान गलत डायरेक्शन में जा रही है, एडिक्शन में जा रही है, जुए सट्टे में जा रही है, तो भैया यहाँ पर चेक करो अपने अंदर झांक कर कि हमारे पूर्व पुण्य कर्म क्या थे जिसकी वजह से हमें वो मिला है। हमें जो संतान मिलती है हमें हमारे पूर्व पुण्य कर्मों की वजह से मिलती है। तो जो संतान आज बिहेव कर रही है वो हमारे कर्मों की वजह से कर, पूर्व पुण्य कर्म। ये घर आता है आपके चित्त का। चित्त जो दिल के अंदर चित्त होता है ना, मन के अंदर चित्त होता है, जहां से आपका एक चित्त लग जाता है एक ईश्वर के अंदर। यहां पर जो ईश्वर की यहाँ पर जो आगे चल के चलो समझाऊंगा, ये आपको आपके उस ईश्वर से कनेक्ट करता है जहां जिसके प्रति आपके मन में बहुत ज्यादा लगाव, स्नेह भाव है। ये वो घर बताता है, फिफ्थ हाउस। तीसरे घर जो है ना, ये आपकी प्लानिंग का है, यहां लिख लेना प्लानिंग। और ये जो घर है पांचवा घर, ये आपकी जो प्लानिंग करके आ रहे हो उसकी एग्जीक्यूशन का, कि उसको एग्जीक्यूट कैसे करें। प्लान कर लिया, अब उसको एग्जीक्यूट करना है, वो यहां से देखा जाए। पांचवा घर आपकी लर्निंग का है।
पांचवें घर से आप उपाय देते हो, पांचवा घर सॉल्यूशंस का है, पांचवा घर आपको अगर समझे तो आपके एंटरटेनमेंट का, मौज मस्ती का। व्यक्ति किस प्रकार की मौज मस्ती करेगा, करेगा नहीं करेगा, कितनी करेगा, वो यहां से देखिए। पांचवें घर से लव अफेयर्स देखे जाते हैं, वो सब यहां से आता है। पांचवें घर से अगर हम बात करें तो आप यहां पर अपने संतान के स्वरूप को देख सकते हैं। यहां से आपकी माता का स्वभाव पता लगता है, यहां से आपकी संतान का स्वभाव। फिफ्थ हाउस। अब यहां पर यहां जो बॉडी पार्ट फोर्थ में मैंने आपको नहीं बताया था, ये हमारा चेस्ट एरिया आता है, और जो फिफ्थ है वो हमारा स्टमक एरिया आता है, नाभि तक का एरिया। यहां पर, यहां से देखिए। अब यहां तक अगर समराइज करें तो पहला घर किसका है? व्यक्ति का, जो पैदा हो रहा है। दूसरा उसके धन का, स्वभाव का, रिसोर्सेज का। तीसरा उसके हिम्मत का, अट्रैक्शन का, उसके डॉक्यूमेंट्स का, उसके छोटे भाई बहन का। चौथा घर उसकी माता का, उसके सुख भाव का, मेंटल पीस का, उसका डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर का, उसकी लग्जरी कंफर्ट्स का, गाड़ियों का, घर का। पांचवा घर पूर्व पुण्य कर्म, संतान का, उसकी अपनी बुद्धि का, उसके अपने मौज मस्ती का, उसके अपने लव अफेयर का, और पेट का। यहां से देखा जाए। यहां तक कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन तो पूछो। यहां तक क्लियर है सब? इसके बाद आता है नेक्स्ट छठा घर, ये वाला घर। अब ये कुंडली हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? व्यक्ति के बारे में। ये व्यक्ति का पैसा, ये व्यक्ति की हिम्मत, ये व्यक्ति का सुख, ये व्यक्ति की बुद्धि। तो ये क्या है? ये घर है रोग, ऋण, रिपु और शत्रु का। अब अगर दुश्मनी भी होगी तो ये व्यक्ति की होगी, बाहर से कोई नहीं आएगा मारना भाई, कारण ये घर बनेगा। अब ये घर बताता है बीमारी कैसी होगी, कर्जा कहां से होगा, यहां से देखते हैं। ये घर बताता है लड़ाई झगड़े को। छठा घर रोग, रोग यानी कि बीमारी, ऋण यानी कि लोन, रिपु यानी कि 6 तरह के रिपु, षड रिपु जो आती है, काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या और मत्सर्य। ये 6 तरह के रिपु वो यहां से आते हैं, षड रिपु जिसको बोलते हैं। और शत्रु, दुश्मन, वो यहां से। ये 6 चीजें जो हैं वो इस घर में छिपी हुई हैं। लेकिन अगर इसी घर को देखें, छठे घर को, तो इसी घर से आपकी सेवा भाव का पता लगता है। इस घर से आपकी जॉब का पता लगता है, कैसी जॉब करोगे, नौकरी कैसी करोगे, सर्विसेज कैसी दोगे। ये घर आपके डेली रूटीन को बताता है, रोजमर्रा की लाइफ को, आपका रूटीन क्या है, रूटीन सेट भी है या नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ना मेरा रूटीन सेट है भाई, सुबह 5 बजे वॉक पे जाना है, 7 बजे ब्रेकफास्ट करना है, 9 बजे ऑफिस जाना है, 5 बजे वापस आना है, 7 बजे फिर वॉक पे जाना है, 8 बजे डिनर और 10 बजे सो जाना। ये घर बताएगा कि इस व्यक्ति का रूटीन कैसा है। ये घर बताएगा व्यक्ति को बीमारी कौन सी होगी, ये बताएगा व्यक्ति की शत्रुता कहां से होगी, ये बताएगा व्यक्ति का ऋण कहां से आए, और ये बताएगा कि व्यक्ति को नौकरी कैसी मिलेगी। इस घर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देखे जाते हैं। आज की डेट में आप अपने बच्चों की तरफ जब जाते हो तो वो कुछ कंपटीशन एक्टिविटीज करते हैं। कोई नीट के एग्जाम दे रहा है, कोई आईआईटी के दे रहा है, कोई जेई के दे रहा है। वो जितने भी एग्जाम्स हैं वो यहाँ से देखेंगे हम, 6th हाउस, उसके एग्जाम्स को कैसे रहेंगे। रोग, ऋण, रिपु और शत्रु। अब रोग कौन है? बीमारी। बीमारी ठीक कौन करता? इस घर से डॉक्टर बनते हैं। ऋण, ऋण कहाँ मिलता? फाइनेंसर से। बैंक लोन देता, वो हम यहां से देखते हैं, फाइनेंसर्स कौन बनेगा। शत्रु कहाँ मिलते हैं? शत्रु या तो पुलिस थाने में मिलेंगे या कोर्ट में मिलेंगे, यहां से पुलिस ऑफिसर भी निकलेंगे और आपकी लिटिगेशन भी यहीं से आएगी। लिटिगेशन मीन्स किसी प्रकार का कोर्ट कचहरी का चक्कर, वो भी हम यहां से देखते हैं। तो ये व्यक्ति का लड़ाई झगड़ा सब कहां रखा हुआ? छठे घर में रखा हुआ।
आपको यहां से देखो। छठा घर आपको आपके रोग, ऋण, रिपु, शत्रु के बारे में बताता है। आप डॉक्टर बनोगे नहीं बनोगे, आप यहाँ से चेक कर सकते हो। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करोगे नहीं करोगे, वो यहाँ से देख सकते हो। आपको किस प्रकार की बीमारी है, कौन सी बीमारी है, वो आप यहाँ से देखो। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद आता है सातवां घर। यहाँ बॉडी पार्ट आएगा वेस्ट एरिया, ये वाला हमारा नाभि वाला एरिया, नेवल एरिया, नेवल एरिया कह सकते हैं इसको। सातवां, यहां से कुंडली की परिभाषा थोड़ी सी बदल जाती है। ये आप हो, ये आपके सामने वाला, मान लो ये मेरी कुंडली है, मेरे सामने जो बैठा है उसको मैं यहां से देखूं, पहली चीज। दूसरी चीज, ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति का पार्टनर यहां से देखें, इस व्यक्ति का विवाह यहां से देखें, इस व्यक्ति का स्पाउस यानी कि अगर मेल है तो वाइफ, फीमेल है तो हस्बैंड, यहां से देखें। बिजनेस पार्टनरशिप यहां से देखें। इंडिपेंडेंट बिजनेस, व्यक्ति का मतलब स्वतंत्र रूप से किया हुआ व्यापार, वो हम यहां से देखें। ये आपकी पब्लिक डीलिंग है, यहां से देखें। सातवां घर, अगर मैं आपको बोलूं अगर इस छोटे से कंसेप्ट को समझ गए तो बहुत कुछ समझ में आ जाए। ये घर है शिव, ये है शक्ति। शिव और शक्ति का तो पता, शिव शक्ति के बिना अधूरे, शक्ति शिव के बिना अधूरी है। तो यहां से कुंडली दो पार्ट में ऐसे बढ़ जाती है, ये शिव और ये शक्ति। अगर ये शिव है तो शक्ति कौन है? माता पार्वती। अगर ये कुंडली एक्स बंदे की है तो ये उसकी वाइफ है, और ये अगर फीमेल चार्ट है तो ये उसका हस्बैंड हो गया। ऐसे देखो। अब यहां से आप इस व्यक्ति के पार्टनर को जज कर सकते हो, उसका बिहेवियर कैसा हो। लोग कहते हैं ना पंडित जी वो बताना जी मेरी शादी होगी, लड़की कैसी होगी, वो यहां से देखे। छोटी होगी, बड़ी होगी, हेल्थ में कैसी होगी, गोरी होगी, सांवला रंग होगा, कैसा रंग होगा, वो सब यहाँ से देखें। आपका व्यापार कैसा चलेगा, वो यहाँ से देखें। ये आपकी डेली इनकम को बताता है। यहाँ से आए 7th हाउस। 7वां घर जो है, ये घर इसका सामने वाला है। कोई भी व्यक्ति जो इसके सामने होगा वो हम यहाँ से देखें। कोई भी व्यक्ति, ये हमारा जो बॉडी पार्ट है, ये वेस्ट एरिया, बेल्ट एरिया, जहां बेल्ट मारते, ये वाला एरिया। अब अगर ये आप है, ये आपकी वाइफ हो गई, या आपके सामने वाला होगा, पार्टनर समझ लो कोई भी, ये आपके रिसोर्सेज हैं। ये किसके रिसोर्सेज होंगे? बट अभी हम उस पर नहीं जाएंगे, उस कंसेप्ट पे बाद में जाएंगे। ये 7वां घर हो गया, कंप्लीट है यहाँ तक। अब आ जाता है इसके बाद 8वां घर। 8वां घर बताता है ये घर किस चीज का है। ये घर सबसे इंपॉर्टेंट घर है, जिसकी वजह से आप यहाँ बैठे हो। नहीं, ये घर राहु का नहीं है, ये घर आपका ही है। कुंडली आपकी है तो आप ही का घर होगा ना, राहु का क्यों? जब आप यहाँ बैठे हो, ये कुंडली आपकी है, रिसोर्सेज आपके हैं, मेहनत आपकी है, सुख आपका है, बुद्धि आपकी है, रोग ऋण आपके हैं, बिजनेस आपका है, पार्टनर आपका है। तो 8वां घर किसका हुआ? ये भी तो आपका हुआ। राहु का बोलेगा देने नहीं, इस पर राहु कहां से आ? ये घर आता है आपके इन लॉज का, ये घर आता है आपकी पीड़ा का, प्रॉब्लम्स का, ये घर है एक्सीडेंट का, ये घर है शमशान भूमि, ये घर है जमीन के नीचे का स्पाई जिसको बोलते हैं, जो जहां पर ऑक्सीजन नहीं होती। इस घर में घुटन होती है, ऑक्सीजन नहीं मिलती है, जमीन के नीचे ऑक्सीजन नहीं होती, ये वो घर। एक्सीडेंट्स, ये घर है
शमशान का, एक्सीडेंट्स का। ये घर है रिसर्च का, ये घर है साइंटिस्ट का, ये घर है टैक्सेशन का। इस घर से हम देखते हैं तंत्र मंत्र, इस घर से हम देखते हैं ज्योतिष, जो इसी का पार्ट है, ओकल्ट बोलते हैं इसको। ये घर है पेट्रोलियम, गैस स्टेशन, जो जमीन के नीचे से चीजें निकलती है ना, वो सब यहां से आती है, 8वें घर से। अब ये घर है टोटल, इट इज द हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव का घर है। अब ये घर है दोष का। किसका दोष? ये किसका दोष है? जिसकी कुंडली है, इसको बोलते हैं निजी दोष। अगर आपको कोई पीड़ा आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी प्रकार का कोई दोष हो रहा है, तो वो खुद आपने क्रिएट किया है, कोई और नहीं आ रहा। ध्यान रखना, आज हम दुनिया में ढूंढते हैं मुझे उसकी वजह से प्रॉब्लम है, उस व्यक्ति को किसने अलाउ किया कि आज वो मुझे पीड़ा दे? मैंने दिया, तभी वो मुझे पीड़ा दे। दिस इज योर निजी दोष, दिस हाउस इज योर निजी दोष, कंप्लीट आप ही का दोष है, आप ही की पीड़ा है, आप ही की प्रॉब्लम है, यहां से आती। ये घर एस्ट्रोलॉजी का है। या तो आप पीड़ा में रहो या पीड़ा में रहो, या तो आप पीड़ा में रहो या आप पीड़ा में रहो, दोनों में फर्क है। पीड़ा में रहो मतलब प्रॉब्लम में रहो। व्यक्ति कब आता है एक एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन लेने के लिए? जब प्रॉब्लम में होता है। प्रॉब्लम अब उसको किसी भी तरीके की हो सकती है, वो होगी तो इन्हीं 12 घरों की प्रॉब्लम। यहां से हो गई संतान की प्रॉब्लम, सुख की प्रॉब्लम, गाड़ी बंगले की प्रॉब्लम, कोई यहां से प्रॉब्लम, पैसे की प्रॉब्लम, अभी तक जो पड़ा बीमारी की प्रॉब्लम, शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम, अभी तक इन्हीं प्रॉब्लम्स को लेके आ रहा है ना व्यक्ति। प्रॉब्लम तो यहां से, अब प्रॉब्लम में है, लेकिन एक का है या तो पीड़ा में रहो या पीड़ा में रहो, दोनों में फर्क है। क्या अगर कोई व्यक्ति ज्योतिषी है, एस्ट्रोलॉजर है, तो पीड़ा में तो है, लेकिन वो सामने वाले की पीड़ा के निदान के लिए, और एक व्यक्ति जो सामने बैठा वो अपनी पीड़ा को लेकर, समझे? ये है ट्रांसफॉर्मेशन। व्यक्ति पीड़ा में है, आप पीड़ा में हो, रोए जा रहे हो, पीड़ा में है जी, क्या करें, इतने साल हो गए, ये है वो है। ना करे ईश्वर कभी, मतलब होते हैं ना लोग ऐसे। और अगर इस व्यक्ति को सलाह दी जाए भाई आपका ये घर एक्टिवेट है, तो आप क्या काम करोगे? आप इस घर के प्रति अपना काम करने लग जाओ, तो आपको ये घर पीड़ा नहीं देगा ना। तब आप उस चेयर से इस चेयर पे आ गए। यहां बैठा हुआ व्यक्ति पीड़ा में तो है आपकी, लेकिन वो आपकी पीड़ा के सॉल्यूशंस में है। यस, ये डिफरेंस है, इसीलिए इस घर से ज्योतिष विद्या आती है। अब यहां पर वर्ड आता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन बदलाव है। अब बदलाव कैसा? बदलाव अंतःकरण का, अपनी मानसिक स्थिति का बदलाव। व्यक्ति बदलाव में सोचता है कि आज तक मैं एक तरह का पहनावा डाल रहा था, आज मैंने पहनावा चेंज कर दिया तो मेरा बदलाव हो गया। नहीं, मैंने खाने पीने से इस खाने पीने को छोड़कर इस खाने पीने पे आ गया तो मैं नहीं। बदलाव है जब आप अपने अंदर से चेंज लेकर आते हो अपने प्रति, दैट इज बदलाव। जो पहला बदलाव अगर आपने सुना हो तो कहां से आया था? सबसे पहला बदलाव आया था जो हमने सुना रामायण में, महर्षि वाल्मीकि जी का। डाकू थे, डाकू थे, डाकू से क्या बने? जिन्होंने रामचरितमानस को लिखा। ट्रांसफॉर्मेशन की ना, लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आई। वो ट्रांसफॉर्मेशन कहां से आई? उसका कारण कुछ भी बन सकता है। हमने जो श्लोक पढ़ा वो पढ़ा कि जब क्रौच और क्रौची को व्याघ्र ने तीर मारा तो उससे उनकी पीड़ा, मन में पीड़ा आई, जिससे उनसे एक श्लोक निकला, उस श्लोक से उनकी लाइफ बदल गई, तब वो महर्षि बन गए। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होगा? दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपने सुना हो महात्मा बुद्ध का, जो अपना घर बार छोड़ के एकदम ही
ईश्वर के मार्ग पर चल पड़े थे। ये है ट्रांसफॉर्मेशन। और कोई ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपने सुना हो, अंगुलीमाल डाकू की कहानी सुनी होगी, वो ट्रांसफॉर्मेशन है लाइफ की। ये ट्रांसफॉर्मेशन कब आती है? जब आपको पीड़ा आती है। यहां से पीड़ा के बाद ट्रांसफॉर्म होता ना, बिना पीड़ा के ट्रांसफॉर्म नहीं होता। जरूरी नहीं है ना कि हम प्रॉब्लम की वजह से जाएं, हम किसी सुख में भी तो जा सकते हैं। आज एक व्यक्ति वैराग्य की तरफ जब जाता है, वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है, जी मुझे नहीं रहना, मैं तो आपकी शरण में आ गया और आपको सरेंडर कर दिया। ट्रांसफॉर्मेशन है ना। क्यों? क्योंकि वो परम सुख की तरफ जा रहा। और चलो अब आप इस चीज को समझ रहे हो, तो छठा घर आपकी डिसिप्लिन है। इसको बोलते हैं साधना। डिसिप्लिन में रह के साधना की जाती, बिना डिसिप्लिन के साधना नहीं आती। साधना के बाद क्या आता है? ध्यान। 7th हाउस इज योर ध्यान। जब व्यक्ति की शादी होती है तो ध्यान बदल जाता, यहीं पर होता ध्यान बदलना। और 8th हाउस इज समाधि। अब आप शायद समझ जाओगे। अपने ग्रस्त जीवन में रहते हुए जब व्यक्ति साधना में आता है, ध्यान की तरफ जाता है, तब उसको समाधि मिलती है। समाधि कहाँ होती है? जो हमने लोकल लैंग्वेज में सुना, समाधि क्या है? जमीन के नीचे दबाते हैं, शमशान यही है ना। समाधि आपके जीवित रूप का वो रूप है जिस रूप के अंदर आप जिंदा तो हैं लोगों के लिए, लेकिन आप अंदर से सिर्फ उसके लिए जी रहे। आपका ध्यान वहां केंद्रित है, आप सिर्फ उसके साथ अटैच। दिस इज द रूप, समाधि। 8वां घर ना बहुत 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 बड़ा है, बहुत बड़ा है 8वां घर। इन 3 घरों को ना, इसको और इसको ज्योतिष में कहा गया है, ये बुरे भाव हैं। इस घर से रोग, ऋण, रिपु, शत्रु। डॉक्टर भी यहां से निकलेंगे, आईपीएस आईएएस भी यहां से निकलेंगे, वकील भी यहां से निकलेंगे, बैंकर्स भी यहां से निकलते हैं। छठा घर अच्छा क्या बुरा? डिसिप्लिन कहां से मिलता? साधना कहां से मिल रही है? अब ये घर अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? जो आज तक पढ़ा है और जो अब पढ़ रहे हो, उसमें कितना डिफरेंस आया प्रभु जी? ये डिफरेंस है एस्ट्रोलॉजी। 8वां घर अभी तक क्या पढ़ा हमने? पीड़ा आएगी, प्रॉब्लम आएगी, एक्सीडेंट होगा, ये होगा, फलाना होगा, ढिगाना हो जाएगा, बंदा मर जाएगा। अब क्या आया? कुछ अच्छाई निकली या बहुत अच्छाई निकली? 8वां घर। आपको कहां रहना है ये आपने डिसाइड करना है इस घर के डोमेन के साथ। डिप्रेशन में रहना, दिस हाउस इज द हाउस ऑफ डिप्रेशन। स्ट्रेस का घर है ये, यहां से स्ट्रेस, डिप्रेशन आता है। ये प्रेशर है, दिस इज लाइक प्रेशर। आपको लाइफ में प्रेशर आएगा कहां से, वो ये घर बताए। आपकी लाइफ में एक बोझ है, बोझ। उस बोझ का कारण कौन है? उस बोझ का कारण ये बताए। आपकी लाइफ में एक दबाव है, आपकी लाइफ में एक पीड़ा है, आपकी लाइफ में एक घुटन है, वो ये बताए। अब इस घर से कौन आता है? इस घर से आते हैं स्मगलर, इस घर से आती है एडिक्शन। ये घर है अनैतिकता का, अनएथिकल एक्टिविटीज का। अनएथिकल एक्टिविटीज, जितने भी गलत काम है वो सारे काम इस घर से देखे जाते हैं, 8वें घर से।